गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम श्री राजा मोहन जी का लिखा हुआ एडिटोरियल जो इंडियन एक्सप्रेस में फीचर हुआ उसे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपने ये लाइन्स सुनी है? दोस्त दोस्त दा रहा, प्यार प्यार ना रहा। जी हाँ दोस्तों, तो ये लाइन्स बिल्कुल फिट होती हैं अगर हम यूएस और इंडिया के रिलेशनशिप की बात करें। तो आपने नोटिस किया है कि मोदी ने कितना सपोर्ट किया ट्रम्प को। ट्रम्प मेरा दोस्त, ट्रम्प मेरा फ्रेंड, हाउडी मोदी। आपने सुना होगा कितनी डायस्पोरा को, इंडियन डायस्पोरा को मोदी ने मोबिलाइज करा था कि ताकि ट्रम्प पावर में आए। इन रिटर्न क्या मिला इंडिया को? डोनाल्ड ट्रम्प के समय से ही आप देख सकते हैं कि इंडिया के साथ कितना टफ स्टैंस, कितना सख्त मिजाज रहा है यूएस का, जबकि रावलपिंडी पाकिस्तान के साथ बहुत ही नरमी से पेश आते रहे हैं। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसीज एक्सपर्ट्स को तो ऐसा लगता है कि यूएस ने इंडिया को धोखा दे दिया, पर ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं हो रहा है। ये कनाडा, मैक्सिको, यूरोप, एशिया के कई पुराने एलाइज भी ट्रम्प से हर्ट हुए हैं। दोस्तों, समझते हैं कि करके हम हर एक कंट्री कैसे इम्पैक्ट हो रही है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से। तो आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जो अलायंस बनी थी नेटो नाम से, अब वो भी बदल रही है, उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। और इंडिया जैसी नॉन अलाइंड कंट्रीज वो कंपैरेटिवली बाकी कंट्रीज से थोड़ी बेटर पोजीशन में है, बट इम्पैक्ट वो भी हो रही हैं। ओके, इंडिया भी इम्पैक्ट हो रहा है। इंडिया ऐसा है कि ना वो यूएस के साथ कैंपिंग करता है ना रशिया के साथ कैंपिंग करता है। आपने कोल्ड वॉर के ड्यूरिंग देखा होगा, नॉन अलाइंड स्ट्रैटेजी हमेशा इंडिया की रही है। अपना नेशनल इंटरेस्ट हमेशा ऊपर रखा है इंडिया ने, राइट। दोस्तों, अभी हमने न्यूज़ में देखा कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्पीच दे रहे हैं और कहते हैं कि यूरोप को यूएसए और चाइना दोनों पर डिपेंडेंसी से बचना चाहिए। उन्होंने फ्रांस और ब्रिटिश कोऑपरेशन बढ़ाने की भी बात की है ताकि यूरोप अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखे। वो कहते हैं ना दोस्तों, हद से ज़्यादा किसी पे रिलायंस और डिपेंडेंसी आपको खतरे में डाल सकती है, आपके खुद के अस्तित्व के खिलाफ हो सकती है, राइट। यूरोप को सेल्फ रिलायंट बनना चाहिए एंड कैपेबिलिटीज़ पे काम करना चाहिए, ऐसा इमैनुअल मैक्रोन का कहना है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने जो शॉक्स दिए हैं यूरोप को, उनको देख के तो ऐसा लाजमी है, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो ऐसा करें। आप जानते हैं नेटो समिट जब हुई थी लास्ट टाइम, तो यूरोप के लीडर्स ने सो कॉल्ड डैडी ट्रम्प को लुभाने के लिए, खुश करने के लिए हर मंसूबा अपनाया, हर आजमाइश की, पर ट्रम्प टस से मस होने वालों में से नहीं है दोस्तों। ट्रम्प ने इसका क्या सिला दिया उनको, क्या दिया रिवॉर्ड? अरे 30% टैरिफ्स लगा दिए यूरोपियन इंपोर्ट्स पे। ये ट्रम्प एरा ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि यूरोप के लिए भी मुश्किलें पैदा कर रहा है। इसलिए यूरोप भी सेल्फ रिलायंट स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के रास्ते पर जा रहा है, जो इंडिया हमेशा से करता आया है। दोस्तों, ब्रिटेन की बात करें तो पीएम स्टारमर भी यूके यूएस रिलेशनशिप को रीबैलेंस करना चाहते हैं। ब्रेग्जिट के बाद से ही आप जानते हैं ब्रिटेन एग्जिट कर गया था यूरोपियन यूनियन से, तो उसके बाद से ही जो दूरियां यूरोप और ब्रिटेन के दरमियान आ गई थी उनको कम करना चाहते हैं, उन फासलों को मिटाने लगे हुए हैं। ट्रम्प की पार्टी ने तो ब्रिटेन को यहाँ तक कह दिया कि ये हमारे पुअर कज़न है और उनको नीचा दिखाया है ना दोस्तों, ये तो गलत बात है। और जापान की बात करें तो जापान पे तो 25% टैरिफ तक ठोक चुका है यूनाइटेड स्टेट्स जापानीज इंपोर्ट्स पे।
जबकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही जापान ने तो अपनी मिलिट्री पावर तक छोड़ दी और यूएस के साथ मिलके अपनी इकोनॉमिक सुपर पावर बिल्ड करने में लग गया। जापानीज प्राइम मिनिस्टर तो बड़ा ओपनली कहने लग रहे हैं कि टोक्यो को यूएस से डिपेंडेंसी कम करनी होगी, है ना। क्यों? आप नहीं जानते कि दूसरों को आप हमेशा खुश नहीं रख सकते, और दूसरों को खुश करते करते आपको अपनी खुशी भी तो देखनी चाहिए ना। ऐसा ही कुछ स्टैंड जापानीज प्राइम मिनिस्टर का है कि दूसरों को खुश करने में इतना भी मत बिजी हो जाओ कि आप अपनी खुशी ही कॉम्प्रोमाइज कर दें। दैट मीन्स कि वो कहते हैं कि टोक्यो का भी अपना नेशनल इंटरेस्ट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जापान कहता है कि हम तो $1 ट्रिलियन तक प्लेज कर रहे थे कि हम इन्वेस्ट करेंगे जी यूएस में, पर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन तो फिर भी हम पे टैरिफ्स नहीं कम कर रहा। जबकि ट्रम्प कहता है जी देखिए, आपके मार्केट में अमेरिका का राइस और अमेरिका के ऑटोमोबाइल्स तो बिक ही नहीं पा रहे हैं, है ना। तो वो कहते हैं ना कि क्विड प्रो को, यही एप्ट वर्ड है, ये फ्रेज आप यहाँ यूज कर सकते हैं। क्विड प्रो को का मतलब है मैं तेरी पीठ खुजाता हूँ, तू मेरी पीठ खुजा। मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंड, यानी रेसिप्रोकल ट्रेड चाह रहे हैं यूरोप, कि एक हाथ ले एक हाथ दे वाली बात है ना। और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी, उन्होंने तो अभी तक ये कह दिया जी हम एलाई हैं आपके, अंधभक्त नहीं है। हम मानते हैं कि आपका अलायंस हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पिलर है ऑस्ट्रेलिया के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक बहुत अच्छे और वेरी इंपॉर्टेंट अलाई हैं ऑस्ट्रेलिया के, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके ब्लाइंड फॉलोअर ही बन जाए। उन्होंने तो ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट अप्रोच अपनाने का फैसला लिया है। दोस्तों जो भी कहें, ट्रम्प चाहे जो भी स्टेप्स ले, उनकी गवर्नमेंट चाहे पेरिस क्लाइमेट डील से निकल जाए, WHO फंडिंग को रोक दे, WTO रिफॉर्म्स अपोज करे, ब्रिक्स की निंदा करे, सभी एलाइज के लिए यूएस से आइसोलेट रहना इज़ नॉट फ्री ऑफ चैलेंजेस। बड़े सारे चैलेंजेस हैं। क्या क्या चैलेंजेस हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। यूरोप के लिए क्या चैलेंजेस हैं? सिक्योरिटी चैलेंज सबसे बड़ा। देखिए, ज्योग्राफी समझिए, जो रशिया है वो बिल्कुल बाजू में बैठा है यूरोप के, एक शेर जैसा आतुर भूखा जो कभी भी लपक के खा सकता है यूरोप को, राइट। तो अगर अमेरिका ने सिक्योरिटी में मदद नहीं करी तो यूरोप का तो अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। सो यूरोप को तो बैलेंस करना होगा और एलाइज बनाने पड़ेंगे चाइना के साथ, है ना। उसे अलायंस बनाने की ज़रूरत है। देखिए एशिया की बात करते हैं, तो एशिया में कितनी सारी कंट्रीज़ हैं, इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो एशियन कंट्रीज़ में आ जाती हैं। और कंपैरेटिवली ऐसा माना जाता है कि इट्स अंडर डेवलप्ड रीजन, है ना। ग्लोबल साउथ को हम बोलते भी हैं ना कि इट्स अंडर डेवलप्ड। यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसे यूरोपियन यूनियन है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है जी। एशियान ASEAN जिसे हम एशियान बोलते हैं, उन कंट्रीज़ ने जो बनाया हुआ है अपना अलायंस, दैट इज़ ऑल्सो नॉट सो स्ट्रॉन्ग, है ना। और चाइना, देखिए इस रीजन में चाइना जो है वो कितना पावरफुल है कंपैरेटिवली अपने नेबर्स की, तो पावर गैप सा है इस एरिया में, राइट। तो इनके बीच में एक सामंजस्य बिठाना या कोलैबोरेट करना इट्स वेरी टफ, है ना। और इसीलिए यूएस की बैलेंसिंग करने के लिए इनके आपस में ही अंडरस्टैंडिंग मिसिंग है। ये मैं पॉइंट आपको बताना चाह रही हूँ, जो कि यूरोप में इसका एडवांटेज है। यूरोपियन यूनियन एक पावरफुल अलायंस है, राइट। देखिए दोस्तों, यूएस के साथ रिलेशनशिप लगभग हर कंट्री का डीप है। इसीलिए मैं ये कहूँगी कि जी आप आइसोलेटेड होने का विचार त्याग दें। डी रिस्किंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप अपने रिस्क कम करें, अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करें, अपनी कैपेबिलिटीज़ बिल्ड करें, अपना डिफेंस इकोनॉमी पॉलिटी पे फोकस करें। ओवर डिपेंडेंस और ओवर रिलायंस यूएस पे बनी हुई है, उसे कम से कम करने की कोशिश करें और इंडिया से सबक लें। जैसे इंडिया ने कितनी विकट परिस्थितियों में नेविगेट किया है, जैसे 1962
चाइनीज़ बिट्रेयल। आप जानते हैं 1962 में जो वॉर हुई थी नेहरू जी के टाइम पे, मेनन के टाइम पे, तो उस टाइम पे इंडिया चाइना वॉर हुई थी, इंडिया को हार चखनी पड़ी थी, राइट। देखो अच्छा तो नहीं लगता कहना, पर हार तो जी हो गई थी। तो इस हार के बाद से इंडिया ने क्या सीखा? इंडिया ने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ बढ़ाई, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उसे मजबूत किया। बेल्ट रोड इनिशिएटिव जैसे चाइना चलाती है, हालांकि वो इससे डिफरेंट है, बट मैं ऐसे बता रही हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। आप इंफ्रास्ट्रक्चर जितना आपका स्ट्रांग होगा जी, उतना आपका डिप्लॉयमेंट फास्ट होता है, सोल्जर्स का, इक्विपमेंट्स का, है ना। तो ये हमने इस पे जी काम किया, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स खड़ी करी LAC पे, बॉर्डर पे। और जब बीजिंग ने पाकिस्तान को गले लगाया, जब उसे गले लगाया पाकिस्तान को बीजिंग ने, तो चीन ने जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी जी पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने क्या किया, शक्सगम वैली, POK रीजन, गिलगित बाल्टिस्तान के पास ये रीजन है, वो जी चाइना को दे दिया। तो इंडिया ने क्या किया था इन रिटर्न? आप सबक ले रहे हैं ना कि इंडिया ने कैसे अपने आप को बिल्ड करा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इंडिया ने जी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे अपना काम किया, आइडियलिज्म वाली आइडियोलॉजी जो रखता था वो बड़ी, उसको त्याग कर रियलिस्ट बना, है ना, यथार्थ जो सत्य रियल पिक्चर को समझा। ये जी आइडियलिज्म में आदर्शवादी होके नहीं जिंदगी आप जी सकते, आपको यथार्थवादी बनना होता है ना। और CPEC का विरोध किया, और बड़े सारे प्लेटफॉर्म्स पे हमेशा जो पाकिस्तान स्पॉन्सर करता टेररिज्म उसकी निंदा करी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में इसको ग्रे लिस्ट में जोन करवाया पाकिस्तान को, है ना। और जैसे आप जानते हैं कि जब US और चाइना की अंडरस्टैंडिंग बन गई थी, तो ये एक तरह का बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो गया था, इक्वेशन बन गया था। एक तरफ US और चाइना और पाकिस्तान तीनों एक साथ मिल गए अगेंस्ट इंडिया। और इसको आपने देखा भी होगा एग्जाम्पल, अगर हम प्रैक्टिकली समझें, 1971 में जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के टाइम पे ऐसी सिचुएशन थी, US की 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल में खड़ी थी, और वेस्ट और ईस्ट वाली दोनों साइडों से पाकिस्तान बड़ा अग्रेसिव हो रहा था, और चाइना ऊपर टॉप पे, है ना। तो इंडिया ने उस टाइम क्या किया था जी, इंडिया ने USSR के साथ ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप और कॉपरेशन साइन की थी, है ना। तो पब्लिकली तो इंडिया हमेशा नॉन अलाइंड रहा है, बट कहते हैं ना पर्दे के पीछे या बिहाइंड द कर्टेन इंडिया ने हमेशा अपना नेशनल इंटरेस्ट टॉप मोस्ट प्रियोरिटी में रखा है। और 1990 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया था, तो इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने तब अपनी इकोनॉमी ओपन की थी, LPG रिफॉर्म्स लाए थे, अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कर रहा था, और रिफॉर्म्स लाए थे। और जब न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर की मांग हुई थी, तो ग्लोबल साउथ का लीडर, उनका मसीहा बन के बड़ा वोकल बना था, और रिफॉर्म्स के मुद्दे उठाए थे जी। WTO में ये रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, IMF में आपका बोलबाला ज़्यादा, ग्लोबल नॉर्थ की ज़्यादा चलती है, ग्लोबल साउथ को कंसेशंस नहीं मिलते, UN यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स के लिए हमेशा इंडिया वोकल रहा है। और जब रशिया और चाइना अलाइनमेंट हुआ है, अभी भी होने लग रहा है, जब से यूक्रेन पे अग्रेशन करा है रशिया ने, तो इंडिया क्या करता है जी, इंडिया बैलेंसिंग करता है। इंडिया ब्रिक्स में भी होता है और इंडिया क्वाड में भी होता है। इंडिया जानता है कि जी दोनों को कैसे बैलेंस करना है। इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी अपने रिलेशंस नहीं बेकार किए, और ना ही चाइना के साथ बड़ा ज़्यादा डिपेंडेंसी बनाई, है ना। तो ऐसा ही सबक सभी कंट्रीज़ ले सकती हैं इंडिया से। यही राजा राम मोहन जी के आर्टिकल में आज का सारा निचोड़ था। आई होप यू पीपल अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।